पिछले कुछ समय से पेपर में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया के माध्यम से एक शब्द काफ़ी प्रचलन में आया है, स्वाधीनता का अमृत महोत्सव। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के नाम से आयोजन हो रहा है। केंद्र सरकार भी इस आयोजन को कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी इस आयोजन को कर रही है। तो पिछले एक लंबे दशक से कुछ झूठ हम सब लोगों के सामने परोसे गए हैं। पहला और सबसे बड़ा झूठ, 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। ये सबसे बड़ा झूठ है। झूठ है इसका मतलब ये है कि आज़ाद वो होता है जो गुलाम होता है, और भारत ने कभी गुलामी को स्वीकार ही नहीं किया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। हाँ, एक प्रशासन पर कब्जा जरूर अंग्रेजों ने स्थापित कर लिया था, लेकिन भारत के अंतिम व्यक्ति ने कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया, अर्थात सतत संघर्ष किया। इसलिए जो मिली शब्द प्रयोग होता है, आज़ादी मिली, इससे ऐसा ध्यान में आता है कि वैसे ही हमको मिल गई, आसानी से मिल गई, जबकि मिली नहीं, उसको हमने प्राप्त किया है। दूसरा बड़ा झूठ ये परोसा गया है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल रहा, जबकि वास्तविकता ये कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की परिणति हुई कि 1947 में देश को आज़ादी मिली। इसलिए मंगल पांडे के बलिदान को हम असफल नहीं कह सकते। और तीसरा बड़ा झूठ हमको बताया जाता है कि एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के नाम बताइए। कुछ लिमिटेड 2, 4, 5 लोगों द्वारा या एक परिवार विशेष द्वारा इस देश को आज़ादी प्राप्त नहीं हुई, उसके लिए असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया है। और अंत में सबसे बड़ा जो हम लोगों के सामने परोसा गया, एक गीत 15 अगस्त 26 जनवरी को बजता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। किसी महापुरुष का विरोध नहीं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है और उनके मार्गदर्शन में इस देश को आज़ादी मिली। लेकिन गीत का अर्थ क्या है? हम आने वाली पीढ़ी को गलत संदेश दे रहे हैं कि बिना खड़क और बिना ढाल के ही आज़ादी मिल गई। बिना खड़क और बिना ढाल के आज़ादी मिलती तो फिर सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान को हम व्यर्थ नहीं कह सकते। इसलिए आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि इस देश में सुभाष चंद्र बोस हुए हैं, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और यहाँ नहीं करने दी तो सिंगापुर में जाकर के की। इस देश में वीर सावरकर हुए हैं, जिनको काले पानी की सजा दी गई, जो क्रांतिकारियों में देशभक्ति जागृत करने के लिए जेल की दीवारों पर कविता लिखते थे। कागज कलम नहीं दी जाती तो अपने खून से जेल की दीवारों पर कविता लिख देते थे। इस देश में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हुए हैं, जो जमाने के दिनों में फांसी के फंदे पर सिर्फ इसलिए झूल गए कि आने वाली पीढ़ी सुखी रहे। चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी कनपट्टी पर गोली इसलिए मारना पड़ी कि उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आने वाला। आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि इस देश में वीर शिवाजी हुए हैं, जिन्होंने कभी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इस देश में महाराणा प्रताप हुए हैं, जो 80 किलो का भाला लेकर के चलते थे। आज आदमी का टोटल वजन 80 किलो नहीं होगा। इस देश में झांसी की रानी हुई है, 12-12 किलो की, दोनों हाथ में 2 तलवारें, पीछे दामोदर राव को जब लेकर के चलती थी तो अंग्रेज लोग काम जाते थे। ऐसे असंख्य महापुरुष इस देश में हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम स्वाधीनता को अनुभव कर रहे हैं। ये सब हमारे स्वाभिमान का विषय है। लेकिन हमको पढ़ाया क्या गया? कुछ चीज़ें जो वास्तव में इतिहास में आना चाहिए या हमारी जानकारी में आना चाहिए, वो हमको बताई नहीं गई, और जो जानकारी हमको नहीं होना चाहिए वो सामने आ गई। इस प्रकार इतिहास को डाइवर्ट किया गया। मैं 2-3 उदाहरण आप सब लोगों के सामने रखूँगा। एक जनरल नॉलेज का प्रश्न है, द वंडर ऑफ वर्ल्ड, विश्व के 7 आश्चर्य के नाम बताइए। उसमें एक चीन की दीवार भी है। चीन की दीवार सबसे बड़ी दीवार है। कल्पना करिए या पता लगाइए चीन ने इतनी बड़ी दीवार क्यों बनाई होगी। तो चीन ने इतनी बड़ी दीवार हुणों के आक्रमण से बचने के लिए बनाई थी। अभी हुण कौन थे? हुण एक बर्बर जाति हुई है जो जिंदे इंसान तक को खा जाते थे। उन हुणों के आक्रमण से बचने के लिए चीन ने इतनी बड़ी दीवार बनाई, जिसको आज चीन की सबसे बड़ी दीवार के नाम से जाना जाता है, या विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक जिसको जाना जाता है। लेकिन उन हुणों का भारत में क्या हुआ? तो जब हुण भारत में आए तो मंदसौर के राजा यशोधर्मन ने उनको परास्त कर दिया, और न केवल परास्त किया बल्कि भारत की सीमा से बाहर तक खदेड़ दिया। हम चीन की दीवार को सब जानते हैं, लेकिन आज
हमारे ही पास के मंदसौर के राजा यशोधर्मन का नाम शायद बहुत कम लोग जानते हैं। उज्जैन को सब जानते हैं, लेकिन उज्जैन में राजा बहु महाकाल हुए हैं जो गोवा मुक्ति आंदोलन में शहीद हुए, गोवा में जाकर तिरंगा लहराया। शायद राजा बहु महाकाल के नाम उज्जैन के ही बहुत कम लोग जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड को सब जानते हैं, 1919। और जिस जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिस जनरल डायर ने हजारों की संख्या में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, उस जनरल डायर को तक भी जानते होंगे। लेकिन हमारा ही एक क्रांतिकारी जिसने कसम खा ली थी कि मैं इस जनरल डायर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जनरल डायर अपने देश भग गया तो वहां जाकर के मारा, उस उधम सिंह का नाम शायद इतिहास में कहीं नहीं है। झांसी की रानी की वो कविता हम सब लोगों ने पढ़ी होगी। उस कविता की बात की पंक्ति में आता था, जाकर युद्ध में ललकारी थी वो झांसी की झलकारी थी। उसी झांसी में झलकारी बाई नाम की एक क्रांतिकारी महिला और थी जो झांसी की रानी की हमशक्ल थी, जो अंग्रेजों को चकमा देने के लिए झांसी की रानी का वेश धर के इधर उधर हो जाती थी। अंग्रेज उसको झांसी की रानी समझ करके उसका पीछा करते जब तक रानी अंग्रेजों के हाथ से बाहर हो जाती और वो अंत में वीर गति को प्राप्त हो गई। उस झलकारी बाई का नाम इतिहास में कहीं भी दर्ज नहीं। ऐसे असंख्य उदाहरण है। जनजाति क्षेत्र में टाटिया मामा भील है, बिरसा मुंडा है, ऐसे असंख्य लोग हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन को जीवित रखा। उनका नाम इतिहास में नहीं, उनको हमको पढ़ाया ही नहीं गया। और हमको पढ़ाया क्या गया? तो ऐसा कहते कि अंग्रेज जब भारत आए तो एक लंबे समय तक उनको कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई, लगभग 100 वर्ष हो गए। तब अंग्रेजों ने वहाँ का एक जो रिटायर्ड कलेक्टर था लॉर्ड मेकाले, उसको भारत भेजा और कहा कि पता लगाइए लंबे अंतराल के बाद भी भारत में हमको बड़ी सफलता प्राप्त क्यों नहीं हुई। हाँ, सत्ता प्राप्त जरूर कर ली है, लेकिन लोगों के दिलों को नहीं जीत पाए। लॉर्ड के मेकाले यहाँ आता है, एक समिति का गठन करता है, पूरे भारत का भ्रमण करता है और एक रिपोर्ट जाकर के ब्रिटिश की संसद में पेश करता है। उस वो रिपोर्ट में क्या कहता है कि भारत में यदि अपनी सत्ता स्थापित करना है तो भारत में चलने वाले गुरुकुलों को तुरंत बंद कर दिया जाए। ऐसा कहते हैं कि उस सदन में तालियां बजने लग गई। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार के लिए आसान काम है, क्योंकि भारत में अपनी सत्ता है, इसलिए गुरुकुलों को बंद करना कोई बड़ा काम नहीं है। उसने दूसरा प्रश्न मतलब आगे वो कहता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, इसका मतलब काम मुश्किल नहीं है, काम का रिजल्ट मुश्किल है। उसका कहना था कि इसका रिजल्ट जो है वो 100 साल बाद आएगा, और वो रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत भारत के सारे गुरुकुलों को बंद किया। उसके बाद उनको जो पढ़ाना चाहिए था वो उन्होंने पढ़ाया, और उन्होंने क्या पढ़ाया उसका रिजल्ट हम सब लोगों के आज सामने। आज एक और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की? बच्चे उत्तर लिखते हैं, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा भारत कब आया? 14वीं शताब्दी में। कितने साल हुए? 2500 वर्ष। 27.5 लाख साल का तो सतयुग हुआ है, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर, 5000 साल से ज़्यादा अभी कलयुग को हो गए हैं। इतना तो हमारे पास रिकॉर्ड है, और हम कह रहे हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। हाँ, उसके देश में अगर ये प्रश्न पढ़ाया जाता और इसका जवाब पढ़ाया जाता कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, वहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि उसके देश से हो सकता है कि सबसे पहले भारत वही आया हो और उसके देश में जाके उसने बोला हो कि इस प्रकार का एक भारत नाम का देश है। लेकिन भारत तो पहले से है भाई। किसी ने ट्रेन नहीं देखी हो, वो रेलवे स्टेशन पर जाकर के ट्रेन देख ले, अगले दिन अपने गाँव में जाकर के बोले कि ट्रेन की खोज मैंने की। ट्रेन पहले से है, इसलिए भारत आदिकाल से है। भारत की खोज वास्को डी गामा कैसे कर सकता है? 1400 ईस्वी में आने वाला व्यक्ति भारत की खोज कैसे कर सकता? संभव नहीं है। लेकिन हमको पढ़ाया जाता है। एक कहानी पढ़ाई जाती थी हमको, विलियम टेल की। एक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ एक राज्य में जाता है, लेकिन उस राज्य का नियम था कि उस राजा का स्टेचू बना हुआ था चौराहे पर, और उस स्टेचू को प्रणाम करना रहता है सबको। ये व्यक्ति उसको प्रणाम नहीं करता है, इसलिए उसको बंदी बना लिया जाता है, राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा उससे पूछता है कि आपने हमारे स्टैचू को प्रणाम क्यों नहीं किया, मूर्ति को सलाम क्यों नहीं किया? तो व्यक्ति कहता है कि मैं प्रसिद्ध धनुर्धर हूँ, मैं धनुष विद्या में निपुण हूँ, इसलिए मैं किसी को राजा नहीं मानता, इसलिए मैंने सलाम नहीं किया। उसको सजा दी जाती है, और सजा क्या दी जाती है? उसी के बेटे के माथे पर एक सेफल रखा जाता है,
उस व्यक्ति को दूर खड़ा किया जाता है और तीर चलाना है। अगर तीर ठीक लगता है तो सेफल के 2 टुकड़े हो जाएंगे, और अगर थोड़ा भी निशाना चुकता है तो उस व्यक्ति का बच्चा ही मारा जाता है। लेकिन चूंकि ये धनुर्विद्या में निपुण था इसलिए ठीक तीर चलाता है, सेफल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। राजा उसकी धनुर्विद्या से खुश हो जाता है। कहानी खत्म। पहला प्रश्न होता है हु वाज विलियम टेल, विलियम टेल कौन था। बच्चे उसका उत्तर लिखते हैं कि विलियम टेल वाज फेमस वुमेन। विलियम टेल प्रसिद्ध धनुर्धर हुआ है। हम भी यही पढ़ते हैं। अब किसी भी बच्चे से पूछा जाता है कि सबसे प्रसिद्ध धनुर्धर कौन, तो बच्चा जवाब लिखता है विलियम टेल। हाँ, विलियम टेल के देश में ये पढ़ाया जाए वहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उससे बड़ा धनुर्धर उसके देश में कोई हुआ ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ा जा रहा है। और उस देश में पढ़ाया जाता है जिस देश में एक गुरु अपने सारे चेलों को लेकर के, सारे शिष्यों को लेकर के जंगल में जाते हैं, एक पेड़ दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस पेड़ पर क्या दिख रहा है। एक कहता है कि मुझे पेड़ दिख रहा है, दूसरा कहता है मुझे पत्तियां दिख रही है, तीसरा कहता है मुझे पक्षी दिख रहा है। लेकिन उनमें से एक शिष्य ऐसा रहता है जो कहता है कि मुझे केवल तोते की आंख दिख रही है। गुरु कहते हैं कि तीर चलाओ। वो शिष्य तीर चलाता है, तीर जाकर के सीधा तोते की आंख पर लगता है, तोता नीचे गिर जाता है। अब बताइए, तोते की आंख में तीर लगाने वाला व्यक्ति बड़ा धनुर्धर हुआ या सेफल को काटने वाला। तोता तो चलिए स्थिर था, वो एक जगह ही रखा हुआ था। इस बार घूमती हुई मछली की आंख में तीर लगाना है, और लेकिन देखना भी नहीं है, नीचे पानी भरा हुआ है, पानी में देखना है, नीचे पानी में देखना, और ऊपर जो है घूमती हुई मछली की आंख में तीर लगाना है। यह योद्धा तीर चलाता है, नीचे पानी में देख करके ऊपर तीर चलाता है। तीर जो है वो सीधा मछली की आंख में लगता है। मछली की आंख भी छोड़िए आप, 4 बांस 64 गज अष्टग उल प्रमाण और ताऊ पर सुल्ताने मच चुके चौहान। जब चंदर बरदाई ने ये कविता पढ़ी तो पृथ्वीराज चौहान समझ गए कितने फीट पर, कितनी दूरी पर बादशाह बैठा है। पृथ्वीराज चौहान ने भाला फेंका, बादशाह धराशायी हो गया। शब्द भेदी जानते थे। इतिहास में 2 लोग ऐसे हुए हैं जो शब्द भेदी जानते थे, पृथ्वीराज चौहान और राजा दशरथ। राजा दशरथ का तीर जब श्रवण कुमार को लगा तब श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने देखा भी नहीं था, केवल आवाज सुनकर के तीर चला देते थे। इसलिए अगर हमको पढ़ाया जाता है कि सबसे बड़ा धनुर्धर जो है विलियम टेल, गलत है। सबसे बड़ा धनुर्धर या तो अर्जुन होना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान हो, या फिर राजा दशरथ हो, लेकिन हमको ये पढ़ाया गया। इसलिए स्वाधीनता के अमृत उस महोत्सव जो आयोजन हो रहा है, इसका उद्देश्य ये है कि हमारे अपने महापुरुष जिनका इतिहास में कहीं स्थान नहीं है, जिनको स्थान नहीं मिला, जिनको जगह नहीं मिली, उनको जगह मिलना चाहिए। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह सब जानते हैं, लेकिन जिस जज ने इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई वो घोष और 2 बहनें, जिन्होंने कसम खा ली थी कि जज को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और भरी चौपाटी पर, चौराहे पर सब लोगों के सामने उस जज को गोली मार दी। उन बहनों के नाम इतिहास में दर्ज नहीं है। अमृत महोत्सव जो आयोजन आने वाले 26 जनवरी से 15 अगस्त तक देश भर में आयोजित होने वाला है, इसका मूल उद्देश्य है स्व के आधार पर हमारा तंत्र होना चाहिए। 75 वर्ष आज़ादी को हो गए, लेकिन आज भी जैसा हम चाहते हैं वैसा शासन नहीं है। जैसा हम चाहते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि मजाक में कहते हुए अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, भले वो मजाक में कहते हैं, लेकिन बात में कुछ तो दम है। हम आज भी मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं। मई और जून के महीने में भी जब भयंकर गर्मी पड़ती है तब कोई वकील कोर्ट में जाता है मुकदमा लड़ने, तो अगर उसने काला कोट नहीं पहना हो, यहाँ तक का बटन नहीं लगाया, ऊपर से टाई नहीं लगाई हो, जज उसको बाहर निकाल देता है। क्यों भाई? जब भयंकर गर्मी पड़ रही, कोट पहनने की आवश्यकता क्या है? पहनना पड़ता है। क्यों? ब्रिटिश नियम है, वहाँ ब्रिटेन में पहनते हैं, उन्होंने कानून बनाया इसलिए हम भी पहन रहे हैं। वो नियम आज भी चल रहा है। हम भले ही स्वतंत्र हैं, लेकिन नियम तो अंग्रेजों के फॉलो कर रहे हैं। जब कोई भारतीय अंग्रेजों की आलोचना करता था तो वो अपने रथ के पहिए के नीचे कुचलवा देते थे, और उन्होंने नियम ऐसा बनाया कि रथ के पहिए के नीचे या अंग्रेजों की गाड़ी के नीचे कोई आ जाएगा तो उसको सजा नहीं होगी। आज भी नियम चल रहा है।
किसी गाड़ी के नीचे दबकर कोई आ जाता है, 4 व्हीलर में किसी का एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को सजा नहीं होती, आज भी नहीं होती। हम भले ही स्वतंत्र हैं, लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए कानून आज भी देश में चल रहे हैं। स्वतंत्रता का मतलब ही वो है, स्व के आधार पर हमारा तंत्र होना चाहिए। हमारे अपने उत्सव हम मना रहे हैं क्या? हमारे अपने त्यौहार हम मना रहे हैं क्या? हमारी अपनी भाषा का आदर हम लोग कर पा रहे हैं क्या? अगर ये नहीं कर पा रहे तो वास्तव में आज भी गुलाम हैं। इसलिए लंबे समय तक जब अंग्रेज यहाँ रहे और उन्होंने भारतीयों को जितना दूषित किया, हमारी परंपरा, हमारी पद्धति, हमारा रहन सहन, हमारे त्यौहार, हमारे उत्सव को जितना दूषित किया, उन सबको शुद्ध करने की आवश्यकता है। 75 वर्ष हो गए, अब कब तक? और इसलिए ये जो अमृत महोत्सव का आयोजन होने वाला है, यह 15 अगस्त 26 जनवरी से लगाकर 15 अगस्त तक देश भर में चलने वाला है। इसके मूल 2-3 उद्देश्य है। पहला है, मैं पूरा रिवीजन फिर से कर रहा हूँ, पहला मूल उद्देश्य है, जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान हुए हैं, उन जिनके इतिहास में नाम कहीं नहीं है, जो गुमनाम हो गए हैं, जो अनसंग हीरोज है, उनके नाम लोगों के सामने आने चाहिए। ऐसे असंख्य बड़ी श्रृंखला है, जिनके नाम कोई नहीं जानता, उनके नाम सब सामने आना चाहिए। दूसरा मूल उद्देश्य, हमारे स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्थानीय आंदोलनकारी, स्थानीय बलिदानी हम अपने पास में, सामान्यतः आज क्या हो गया, चौराहे पर खड़ा होकर के व्यक्ति दिल्ली और अमेरिका और सबकी बात कर लेगा। लोग कहते हैं ना कि फेसबुक पे 500 मित्र है, 5000 मित्र है, लेकिन सगे भाई से बोलचाल बंद है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, हमारे आसपास के, हमारे स्थानीय, हम जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जिस तहसील और जिस गांव में रहते हैं, उसमें कहीं लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, हम उनको नहीं जानते, वो नाम सामने आए, उनका भी सम्मान हो, उनको भी लोग याद करें और स्व के आधार पर तंत्र हमारा चले। अंतिम जो मूल उद्देश्य है, जैसा हम चाहते हैं, जैसा भारतीय चाहते हैं, जैसी हमारी परंपराएं हैं, उन सबको सम्मान मिले, हमारी अपनी भाषा को सम्मान मिले, हमारे अपने त्योहारों को सम्मान मिले, हमारा अपना रहन सहन हो। अंग्रेजों द्वारा दी गई या अंग्रेजों द्वारा लागू की गई पद्धतियाँ हैं, या अंग्रेजों द्वारा ज़बरदस्ती जो प्रयास किए गए हैं, अशुद्धि का जो काम किया गया है, ये हमारे त्योहारों को अशुद्ध किया गया है, हमारे रहन सहन या हमारी परंपराएं, उन सबको दूषित किया गया है, वो पुनर्जीवित हो। ये अमृत महोत्सव का आयोजन है। हम सब आने वाले 26 जनवरी से लगाकर 15 अगस्त तक देश भर में आयोजन होने वाला है। हम सब उसमें सहभागी होंगे ही।